सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच नंबर 2 में अभी आप लोग का इंडियन पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है। इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग दो तरह का काम कर रहे हैं। एक तो मेंस का टॉपिक भी कवर किया जा रहा है, दूसरा जो कॉमन टॉपिक है पीटी को भी हम लोग है। जैसे कि मान लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है, ये आपका मेंस का भी टॉपिक है और आपका पीटी का भी टॉपिक है। या जो फंडामेंटल राइट है, पीटी का भी टॉपिक है, मेंस में भी टॉपिक पूछता है। तो यहाँ पे हम आपको बताया है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा पीटी में पूछेगा, कौन सा आपका मेंस में पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि जो संविधान के 42वें जो संविधान उसमें कौन कौन से टर्म हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो ये आपका मान पीटी में पूछ सकता है। लेकिन हाँ, जो समाजवाद का क्या मतलब है, पंथनिरपेक्ष का क्या मतलब है, या न्याय का क्या मतलब है, इसके मीनिंग को बताइए और इससे संबंधित जो भी आर्टिकल हमारे संविधान में है उसकी चर्चा कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया। फंडामेंटल राइट में जाते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछता है, फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और आर्टिकल 21 का कहाँ तक विस्तार हुआ है, ये आपका क्वेश्चन मेंस का होगा। लेकिन हाँ, वही अगर आर्टिकल 21 में क्या है, या आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया पीटी का। तो मैं इस तरह के कई बातें आपको ग्रुप में बताया हूँ, लेक्चर में बताया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है इंडियन पॉलिटी हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से करें, कैसे इसको हैंडल करें। क्योंकि जिस क्वेश्चन 70 बीपीएससी में फैक्चुअल पूछा, उसके पहले जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो पिछले 3 बार का हम क्वेश्चन पेपर बीपीएससी पीटी का देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमको बीपीएससी पीटी इंडियन पॉलिटी की तैयारी अगर हम कर 2 लेवल पर करने की आवश्यकता है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट भी रखना पड़ेगा क्लियर, और साथ ही साथ आपको फैक्ट भी करना। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ, मेंस के क्लास में मैं आपको बताया हूं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, ठीक ना। विशेषता एक तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा पीटी में कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो है विशेषता आप वो याद रखेंगे तो आपका जो नहीं है वो हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको कॉन्सेप्ट पर भी आर्टिकल 21 से अगर कोई कॉन्सेप्ट बेस अगर पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्टिकल 19 को लेकर क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। कहने मतलब ये है आपको पॉलिटी में कॉन्सेप्ट भी बनाना है और आपको कुछ कुछ फैक्ट भी याद रखना। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये पूछेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कौन कौन सा, इसमें कौन कौन सा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मतलब कि को शामिल किया, किस टर्म को शामिल किया है, तो आपको कुछ चीज़ें उसमें याद होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको कॉन्सेप्ट के लेवल पर भी काम करने की आवश्यकता है और हमको फैक्ट के लेवल पर भी काम करने की आवश्यकता है। तभी जाकर आप 71st बीपीएससी पीटी खासकर इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट को हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए मेरा मानना ये है कि एक बार आप फिर से देखिए PYQ को अच्छे से कीजिए एनालिसिस, और इसको देखने के बाद आप सोर्स के लेवल पर 2 तरह का चीज़ कीजिए। लक्ष्मीकांत सर की बुक आप पढ़िए ही पढ़िए, इसमें आपको पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी चीज़ें काफ़ी बेहतर ढंग से दिया गया है। आप इस बुक को रीडिंग करेंगे। बाकी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको जो मेंस का नोट्स दिया गया उसको पढ़ेंगे, जो आपको पीटी का नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश उसको पढ़ेंगे। बाकी मेरा लेक्चर देख, इसके बाद भी आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक का देखना ही पड़ेगा। मैं जब आपका लेक्चर लेता हूँ उसमें बता देता हूँ कि आप इस पेज में या इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत सर की बुक से और प्लीज रीड कर लीजिए। देखिए बुक पढ़ना जरूरी है। बुक पढ़ने का तो फ़ायदा ये है आपको मतलब कि लेखन क्षमता आपका विकसित होगा। कई लोग जो लिखने में करते हैं स्पेलिंग एरर वो आपका कम होता है। बुक से बहुत फ़ायदा, बाकी आपको नॉलेज तो ज्ञान होगा ही होगा। बाकी दूसरा सोर्स आपको रखना है NCERT। मैं पहले ही बताया था NCERT क्या, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। और जहाँ तक NCERT का सवाल वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितना भी NCERT में इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पीटी के लिए है, मैं वो सब आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 67 में भी, 68 में भी, 69, 70 में भी NCERT बेस्ड में लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर लिया हूँ। इस बार फिर से मैं उस लेक्चर को अच्छे से ले लूँगा ताकि आपका पीटी का कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं। हाँ, आपको काम क्या करना, लक्ष्मीकांत सर की बुक के जो मैं बोलता हूँ आप उसको कर लीजिएगा। तो पीटी के लेवल पर आप इतना कीजिएगा। बाकी इसमें हम लोग 100 से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक टॉपिक से, ताकि आपका जो भी एग्जाम में एरर होता है वो आपका एरर कम से
कम हो। तो फिर सुन लीजिए, इंडियन पॉलिटी के लिए हमको कॉन्सेप्ट पर भी काम करना है, फैक्ट पर भी काम करना है, पीआईक्यू को देखना है, एनालिसिस करना है, और सोर्स में लक्ष्मीकांत सर की बुक रखना है, और एनसीईआरटी, और कुछ हमको एमसीक्यू। बाकी घटना चक्र भी आप रख सकते हैं, उसमें क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, आप कुछ कुछ टॉपिक वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब आइए, आज के इस टॉपिक में मैं क्या करता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या इसमें पीटी में पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं स्टार्ट किया हूं आपका संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। देखिए, जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे देश का संविधान जो है ना, किसने तैयार किया है? हमारे देश के जो भी संविधान सभा के सदस्य ने इस काम संविधान को क्या किया है? बनाया है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहली बार फर्स्ट इंडियन आदमी कौन थे? एम.एन. रॉय थे, जिन्होंने 1934 में ये मांग किया था कि जो है ना, एक संविधान सभा जो है ना बननी चाहिए। मतलब संविधान सभा की मांग उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से किया था 1934 में। फिर फाइनली जो है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में जो है ना, ये कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर जाके जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 1938 में ये कहा कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर जो है ना, एक संविधान सभा बननी चाहिए। 1938 में इन्होंने ये कहा था। फिर ब्रिटेन या ब्रिटिश की तरफ से अगस्त ऑफर आया था 1940 में, आपको पता है। इसमें जो है ना, प्रथम बार संविधान सभा की बात कही थी। हाँ भाई, संविधान सभा बनेगी, ये चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कौन से बैकग्राउंड में बात कहा गया था। फिर आगे 1942 में जो है ना, जब क्रिप्स मिशन आया, उसने ये कहा, उसमें ये प्रावधान था कि पहली बार कहा कि नहीं, एक निर्वाचित संविधान सभा हुआ, इलेक्टेड संविधान सभा हुआ। ये क्रिप्स मिशन ने ऐसा बात कहा था। और फाइनली आपको पता है 1946 में जो आपका कैबिनेट मिशन आया, उसमें संविधान सभा के गठन और उसके चुनाव के बारे में दिया गया था। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार ही जुलाई अगस्त 1946 में आपका संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, और जिसमें 389 मेंबर क्या हो गए? चुने गए, जिसमें कि 296 मेंबर ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 मेंबर आपका देसी रियासत से थे। आपको पता है कि इसके बाद जब मुस्लिम लीग इससे अलग हो गए तो फाइनली कितना बचे थे? 299 बचे थे। और जब अंतिम दिन जब संविधान पर अंगीकृत जब साइन हो रहा था, उस दिन 284 मेंबर मौजूद थे। ये सब कुछ फैक्चुअल है। देखिए, टॉपिक में पहले क्या बोला, कुछ आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, कुछ आपको फैक्चुअल लेवल पर भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मोटा मोटी ये फैक्चुअल ही तो है, वही चीज़ आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पर ध्यान देंगे तो आपका पीटी आराम से क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, जो सीट एलोकेटेड किया गया था, वो जनसंख्या के अनुपात में आपका किया गया था। अब देखिए इसकी प्रक्रिया, जब संविधान सभा का जब चुनाव हो गया, कैसे कैसे प्रक्रिया चली, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि जब फर्स्ट इसका मीटिंग कब होता है? पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी सदस्य कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार से बिलोंग करते थे। फिर सेकेंड मीटिंग हुआ 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर को क्या उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? संविधान सभा ने कब किया? 22 जनवरी 1947 को। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और जो संवैधानिक सलाहकार का नाम था बी.एन. राव। ये सब कुछ फैक्चुअल लेवल पे बात है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका, आपको भी याद रखना चाहिए। अब इसमें एक हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा जब बन गई तो इन्होंने अपने काम को ईजी रूप में करने के लिए कई तरह का कमेटी का गठन किया, कई तरह के समिति का गठन किया। समिति का सिंपल सा यही काम था कि इनको अलग अलग काम दिया गया और सारे समिति ने मिलके जो है ना, इतने बड़े संविधान को बनाने का आपका क्या किया? काम किया। तो समिति में कुछ आपका समिति मेजर था, बड़ी समिति थी, और कुछ इसमें छोटी समिति थी। इस समिति में सबसे इम्पोर्टेंट आपका है प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। इसमें कुल मिला के जो है ना, इसमें 7 मेंबर था। और इसका जो गठन होता है इस कमेटी का 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप कमेटी का गठन होता है। अध्यक्ष आपको पता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बाकी इसमें 6 मेंबर और थे, टोटल 7 थे। ध्यान रखें, अगर कभी स्टेटमेंट बेस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति में कुल मिला के 8 मेंबर थे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें अध्यक्ष आपके हो गए बी.आर. अम्बेडकर। बाकी 6 लोग का और नाम याद रखिएगा। एक तो एन. गोपाल स्वामी अयंकर जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, फिर एन. माधव राव थे और टी.टी. कृष्णा
चारित है। ये इनका आप सबका आप नाम मोटा मोटी याद रखिएगा तो चीज़ें हो जाएगा। कुछ और भी इसमें कुछ कमेटी था, जैसे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल जी थे। ये सब ध्यान रखें। बाकी इसमें कुछ कुछ और, जैसे संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये सब कुछ आप नाम इसमें याद रखिएगा। देखिए कुल मिला के जो सत्र हुआ, मतलब कि 26 नवंबर 1949 तक में, वो टोटल मिला के 11 हुआ सत्र, टोटल सत्र संख्या। और फाइनली कब होता है इसका मीटिंग, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है ना फाइनली इसका क्या होता है, एक मतलब कि सेशन होता है। इस सेशन में देखिए क्या क्या काम हुआ। एक तो राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये कब की घटना है, ये ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा ने ऑलरेडी पहले ही अपना लिया था। ये क्वेश्चन पीटी में पूछ चुका है। फिर देखिए ध्यान रखिएगा, जो 26 जनवरी 1949 की जहाँ तक बात है, इस दिन हमारे संविधान के 15 अनुच्छेद को क्या किया गया, लागू किया गया था। 15 टोटल अनुच्छेद को लागू किया गया था। इसमें जैसे कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 को लागू किया गया था, 6 को, 7 को, 8 आर्टिकल, फिर आर्टिकल 60 था। आर्टिकल 324 चूँकि चुनाव देश में होना था, इसे लागू किया गया था। आर्टिकल 366 को लागू किया गया था, आर्टिकल 367 को, फिर आर्टिकल 379 को, फिर आर्टिकल 380 को, आर्टिकल 388 को, फिर 391 को, फिर 392 को, फिर 393, ये सब जो है संविधान के आर्टिकल को, 15 कुल आर्टिकल को उस दिन लागू हुआ। तो बाकी शेष जो प्रावधान था ये आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसी दिन हम एक गणतंत्र दिवस भी क्या करते हैं, मनाते हैं। चलिए अब एक बात रखिएगा, संविधान सभा का जो प्रतीक या मुहर हाथी को लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका संविधान सभा के बारे में इतना अगर फैक्ट फिगर आपको याद रहेगा तो मोटा मोटी काम हो जाएगा। बाकी अगर इसमें एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट अगर छूट गया तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लक्ष्मीकांत सर की अगर बुक आप रीडिंग करें तो जो बाकी कुछ चीज़ है वहाँ से आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अब आते हैं कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है, बीपीएससी भी कई बार पूछा है कि जो हमारा संविधान का जो स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। देखिए इसमें कुछ कुछ देश का नाम याद रखिएगा, उसके वहाँ से क्या क्या लिया गया। जैसे कि अगर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1935 का जो अधिनियम है उससे जो है ना भारत शासन अधिनियम, जैसे कि संघीय ढांचा, प्रांतों की स्वायत्तता, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ले लीजिएगा। फिर जो अमेरिकी संविधान से जो है हमने क्या क्या लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, या जो है ना आपका जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज का है। इस वक्त फिर हमें ब्रिटेन के संविधान से जो लिया है, जैसे संसदीय शासन विधि का शासन विधायी प्रक्रिया। तो ये सब आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सोर्स लिया गया। ये कभी कभी मैचिंग में पूछते, जैसे कि कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा से हमने फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। फिर आयरिश या आइलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को लिया है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार आपका पूछ चुका है। फ्रांस के संविधान से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेंड्री का कॉन्सेप्ट लिया है। ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें आप इसको अपने लेवल पर भी आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना। हालांकि प्रस्तावना में क्वेश्चन मेंस से बहुत अच्छे से पूछता है और मैं इसको काफ़ी डिटेल में आप लोग को ऑलरेडी क्लास ले लिया। अब यहाँ अगर पीटी के स्तर की अगर हम बात करें, यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पहली बात तो इसमें ये पूछता है कि जो प्रस्तावना आपको यहाँ दिख रहा है, इसका जो मेन जो टर्म है, जो इसका टर्म का क्रम पूछता है, सीक्वेंस। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, क्रम सजाइए, पहले कौन सा शब्द है। पहला है आपका संपूर्ण परोसंपन्न, एक पे है, फिर ये दो समाजवादी है, फिर तीन पथनिरपेक्ष है, फिर लोकतंत्र है, फिर गणराज्य है, फिर न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है। ऐसे मतलब इसके जो टर्म है इसको सीक्वेंस वाइज में कभी कभी एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे एक और बात निकल के सामने आता है
कि न्याय, कितने तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, 3 तरह की न्याय की बात कही जाएगी। स्वतंत्रता में क्या क्या बात है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म और उपासना की है। यहाँ देख लीजिए, ठीक ना। लिबर्टी में थॉट का है, एक्सप्रेशन का है, बिलीफ का है, फेथ और वर्कशिप का है। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसका किसका है, 2 चीज़ का, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है। तो ऐसे करके ना आपने इसको सीक्वेंस में चीज़ों को एक बार याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी अगर डेट पूछेगा तो आप ये इंडियन डेट याद रखिएगा। अब बाकी ये 26 नवंबर 1949 तो सबको याद रहता ही रहता है। बाकी 42 में संविधान संशोधन 1976 में जो है ना 3 वर्ड जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, याद रखिएगा। और कुछ अगर इसमें और कॉन्सेप्ट बेस अगर पूछेगा, देखिए अगर कॉन्सेप्ट बेस पूछेगा तो आप मेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि ये न्यायालय द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और ये संविधान का भाग है, अंग है। कई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, आपको मेंस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बाकी इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म को बिल्कुल ही नहीं संसद संविधान के जरिए भी नहीं हटा सकती, ये बात इसमें ध्यान में आप रखिएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो और कुछ हम कवर करते हैं वो है हमारे संविधान के इम्पोर्टेंट पार्ट या भाग, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या क्या इसमें पार्ट में याद रखेंगे। पहला पार्ट 1 में क्या है, द यूनियन एंड स्टेटरी है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। फिर नागरिकता पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। फंडामेंटल राइट फिर 12 से लेके 35 तक है। डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है, 51A में। सब देखिए संविधान में जोड़ा गया है। जहाँ ये कैपिटल वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस प्रावधान को संविधान के संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। बाकी पार्ट 5 में संघ या यूनियन है, 52 से लेकर 51 तक, इसमें राष्ट्रपति है, इसमें संसद है, ध्यान रखें। फिर स्टेट में जो है आपका 152 से 237 तक है। फिर आपका पार्ट 8 जहाँ तक बात है तो हटा दिया गया। बाकी जो यूनियन टेरिटरी है, फिर 9 में पंचायती राज है, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका ये क्या कहते हैं, शहरी वाला कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, पार्ट 11 जिसमें कि संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, आर्टिकल 245 लेके 263 तक में। फिर एक और ये वाला जो है ना पार्ट आप 15 याद रखिएगा, इसमें इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 324 से लेके 239 तक। उसके बाद यहाँ पे पार्ट आप हाँ ये वाला भी मतलब 17 ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। फिर पार्ट 18 में ये इमरजेंसी संबंधी प्रावधान है। और फिर पार्ट 20 भी याद रखिएगा, इसमें संविधान के संशोधन की बात की गई, आर्टिकल 368। तो ये जो इम्पोर्टेंट में भाग या पार्ट बताया, इसमें आपको जो है थोड़ा बहुत ना मतलब कि इसमें इन्हें कि इसको एक दिन में याद होगा, आज एक याद कीजिए, फिर कल दूसरा याद कर लीजिए, ऐसे करते करते क्या होगा, आपको सारे चीज़ें जो है इसमें आराम से याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कुछ जो है हमको अनुसूची पर भी काम करना चाहिए। कौन कौन सा अनुसूची इम्पोर्टेंट है ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अनुसूची शेड्यूल 1 में आपको पता है कि इसमें राज्यों का नाम है, उसका क्षेत्र है, ठीक ना। फिर अनुसूची 4 इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में कितना सीट का आवंटन है। जो अनुसूची 7 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितना कितना विषय है वो दिया गया। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी उस विषय में मतलब उस सूची में कितने विषय है वो पूछा है, जैसे कि संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में आपका 61 है, समवर्ती में आपका 52 है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आपको 8वीं अनुसूची में पता है कि जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक ना, फिलहाल इसमें 22 भाषा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका 9वीं अनुसूची आज़ादी के जस्ट बाद जोड़ा गया था, जो हमारे देश में जो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को लागू करने के लिए। फिर 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है, ठीक ना। फिर 11वीं में आपका पंचायती राज है और 12वीं में आपका जो है ना नगर पालिका का कॉन्सेप्ट, इसमें 18 विषय है और 11वीं अनुसूची में सब मिला के 29 विषय दिया गया है। ये आपको अनुसूची याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है जो कि आपको मोटा मोटी याद रहना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट 1 से लेके 395 में कुछ ऐसा लगभग 50-60 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन मैचिंग करके बीपीएससी पूछता है और बहुत होता है कन्फ्यूजन में, उसको भी कवर करूंगा। देखिए पॉलिटी के सेक्शन को करने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ बहुत फैक्चुअल चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपको ये
जो भी पार्ट या भाग है एक दिन में याद नहीं होगा। आज 2 याद कर लिए, फिर कल 2 याद कर लीजिए, परसों फिर 2 कर लीजिए, फिर अनुसूची है आज 2 याद कीजिए, फिर 2 कल 2, ऐसे करके ना आप एक प्लान के तहत काम, ये नहीं कि एक ही दिन में सब पढ़ेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो सोर्स है, आज अमेरिका का पढ़ लिए, कल ब्रिटेन का पढ़ लेंगे, कल किसी और का पढ़, ऐसे करके आपको यही रणनीति आप हर एक सब्जेक्ट में अपना सकते हैं। थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में बांट के पढ़िएगा तो चीज़ें याद, एक ही बार सब कुछ पढ़ेंगे कब, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। अभी आपको अच्छे से एकदम सिस्टम में सब टॉपिक को कवर कीजिए, चीज़ें आपके लिए क्या होगी, बेहतर होगी। बाकी अब नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे पीटी का, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, आपका जो पहला था वही जो भाग फर्स्ट है, फिर भाग सेकेंड, फिर फंडामेंटल डायरेक्ट डीपीएसपी, एक ही लेक्चर में चारों भाग को हम कवर करेंगे। ऐसे करके और भी जितना भी पीटी का आगे होगा सब हम आपको इस तरह के लेक्चर से कवर कर लेंगे। बस रिक्वेस्ट ये है, लेक्चर देखिए, मेरा नोट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत सर की बुक को अवश्य रीड कीजिए, बाकी घटना चक्र ये सब काम कीजिए, परेशान नहीं होना है। 71st में ठीक ठाक समय अपने पास है, पीटी मेंस सब कुछ कर लेंगे। हाँ, जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम थोड़ा सा अपने प्लान में चेंज करेंगे, थोड़ा सा पीटी पर ज़्यादा फोकस हम करना शुरू कर देंगे। हाँ, अभी तब तक हम नोटिफिकेशन वेट करते हैं, लेकिन तब तक आप जितना मैं प्लान दिया हूँ उस प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, ठीक ना, चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।